कुछ तगड़ा बताओ, बोरिंग लग रहा है। बोरिंग लग रहा है। ठीक है, तो फिर आज बाहर रिप्ले। आफ्टर टॉपिक बाहर रिप्ले। शुरू करते हैं। हमारे पास गोल्ड है। 1 वीक का टाइम फ्रेम है फिलहाल के लिए। और कुछ हिस्टोरिकल मूवमेंट के ऊपर हम लोग बात करेंगे इसमें। 1 वीक का मुझे लगता है कम पड़ेगा, 1 मंथ ले लेते हैं। 1 मंथ का ठीक है। परफेक्ट। भाई मैं वो बताऊंगा जो मैं पैदा हुआ हूँ, जब से मैं बताऊंगा। एंड ओके। तो आज का टॉपिक है आपका आज का टॉपिक है हमारा एमएमसी। देखो, आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, मैं धीरे धीरे ही समझा सकता हूँ, आज थोड़ी सी एनर्जी लो है। यूट्यूब थोड़ा सा सिक्योरिटी बढ़ाओ, लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना शुरू कर रहे हैं अब। जो कर रहे हैं ज़रा थोड़ा हंस के दिखाओ मुझे। ओके। मेटल मूव एनालिसिस। आई नो मेरे पास सबसे ज़्यादा ऑडियंस पाकिस्तान की है और बांग्लादेश की भी है, तो रेस्पेक्ट तो बनती है उनके लिए। यहाँ पर मैं आपको मेटल से रिलेटेड, यानी कि जैसे कि कुछ कमोडिटीज़ होती हैं जो आप जानते हो अच्छे से, ठीक है। कमोडिटीज़ बेसिकली हम लोग वर्ड यूज़ क्या क्यों करते हैं, मेटल क्यों नहीं यूज़ करते हैं। मेटल इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आती फिजिकल फॉर्म में ही हैं, लेकिन बेसिकली हम उनको मेटल बोलते नहीं हैं, तो उनको कमोडिटी में ही रखते हैं। जैसे यूएस ऑयल हो गया, गोल्ड हो गया। तो यूएस ऑयल ऑयल जो होता है वो बेसिकली मेटल नहीं होता, इसलिए हम उसको मेटल यूज़ नहीं करते, हम बेसिकली कमोडिटीज़ यूज़ करते हैं। ठीक है। ओके। तो यहाँ पर कुछ कमोडिटीज़ होती हैं, जैसे हमारे पास गोल्ड है, जिसे हम लोग ऑरम कहते हैं साइंटिफिक भाषा में, या फिर XAU USD बोलते हैं हम इसको। ठीक है। उसके बाद हमारे पास सिल्वर होता है बेसिकली, जिसे हम लोग अर्जेंटम बोलते हैं, XAGUSD। ठीक है। फिर हमारे पास प्लेटिनम होता है, जिसे हम लोग प्लेटिनम ही बोलते हैं क्योंकि इसके नाम में UM आता है। तो UM वाले जितने भी होते हैं वो सारे मेटल होते हैं। IUM मेटल, नॉन मेटल इनको छोड़ के होते, हीलियम को छोड़ के सब। ये हमारा XPTUSD होता है। इसमें सबसे कम ट्रेडिंग की जाती है, इसका वॉल्यूम भी कम होता है क्योंकि इसमें स्प्रेड ज़्यादा होता है और ये ज़्यादा, ये कम बिकता है। XAU मतलब, AU का मतलब ऑरम होता है, ऑरम बोलते हैं इसको। साइंटिफिक नेम होता है गोल्ड का, सोने का, AU। ऐसी AG होता है, इसको अर्जेंटम बोलते हैं। प्लेटिनम है, उसके बाद आपके पास ऑयल आता है, जिसे हम लोग क्रूड ऑयल भी कह सकते हैं। ठीक है, क्रूड ऑयल। ठीक है, आप US ऑयल भी कह सकते हो, US ऑयल। इन्होंने तो US ऑयल के नाम से लिखा होगा। अब इनमें सब में कॉमन चीज़ क्या है कि
एक चीज़ बस रिमाइंड करो, अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस मुझे क्या लगता है, दे राइज विद टेम्परेचर, they rise with global warming, they rise with war in countries, they rise with increase of forex value or the currency value. तो बेसिकली जो कि आज के टाइम में कभी लो नहीं होगी, इंडिया की करेंसी यूएसडी के लिए लो तो नहीं होने वाली, भूल जाओ ये तो, छोड़ दो दिमाग से कि कभी हमें 50 पे देखने को मिलेगा। हाँ अगर वॉर होती है तो, या फिर जैसे चंडीगढ़ मोहाली है, नवी मुंबई है, ऐसा अगर धारावी हो गया, ऐसा अगर गुजरात है, जैसा यूपी पूरा हो गया, तो फिर वो अलग बात होती है कि शायद $1 1 रुपये में मिले। तो ऐसा तो ये बेसिकली इनका प्राइस हमेशा बढ़ता ही है, प्राइस ऑलवेज गो राइजिंग, हमेशा बढ़ता ही है। अगर हम लोग इनको मंथली टाइम फ्रेम पर देखते हैं, अगर हम लोग इनको मंथली टाइम फ्रेम पर देखते हैं, मैं पहली बार टाइम फ्रेम वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो आप समझो ये किस लिए कर, ये बहुत बड़ी चीज़। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि मंथली टाइम फ्रेम पर ये वैल्यूज़ इनकी इंक्रीज होती है ज़्यादातर इनके केसेस में। जिनमें वॉल्यूम कम होता है, जैसे मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो इसमें बहुत कम वॉल्यूम होता है, ऐसा नहीं होता। तो इन दोनों में हमेशा वैल्यू बढ़ती ही है। ऐसा क्यों है कि इनकी वैल्यू बढ़ रही है? क्योंकि देखो बेसिकली क्या है कि जितना ये कम मिलेंगे ज़मीन में से, जितना कम इनका प्रोडक्शन होगा, उतना आगे जाके उसका प्राइस ऑटोमेटिकली, क्योंकि कमी है तो उसको कम बेचने के लिए ज़्यादा प्राइस रखा जाता है। जैसे मैं किसी को फिजिकल ट्रेनिंग नहीं देता 1-on-1 में, लेकिन कोई लेना चाहता है तो सीधे प्राइस ऐसा बताता हूँ कि कोई सब मना ही कर देते हैं। तो एक तरह से वो वही चीज़ होगी। आज भी इसकी वही वैल्यू है, $3000 जा चुका है एक्स से यूएसडी का गोल्ड का प्राइस, अगर हम उसमें बात करें। तो हर कोई आसानी से एक बैरल नहीं, एक जो है आउंस नहीं खरीद पाएगा, 1 आउंस का प्राइस होता है। अब आ जाओ इसके चार्ट में, मैंने अभी यहाँ चार्ट कॉपी करके दिखाया आपको, देखा होगा आपने यहाँ पर, ये इसका क्या रिलेशन है हमारे इससे। तो बेसिकली आप इसका अगर चार्ट देखोगे, ये मैं मंथली एनालिसिस कर रहा हूँ, तो इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट समझाना बहुत ज़रूरी है। गोल्ड का अगर समझ लोगे तो बाकी सबका पता ही चली जाएगा। अब यहाँ पर आप हर बार देखो कि हर बार हमेशा उठता ही है। कुछ टाइम होता है जो रिसेशंस होते हैं, जो सब कुछ होते हैं। अभी जैसे ही हमारे पास ग्रोथ आई है 21 के बाद, हर बार मार्केट में आप देख सकते हो सिर्फ ग्रोथ है। पिछले 5 साल में सिर्फ इंक्रीमेंट ही है। किसी भी चीज़ को देख लो तुम, दुनिया का कोई भी इंडेक्स देख लो, सब ग्रो में है। और अगर कोई गिर रहा है तो वो ग्रो ही होंगे, क्योंकि ये ही सबसे ज़्यादा पॉजिटिव एंड ट्रस्टेड एरिया होता है हर बिजनेसमैन का, क्योंकि कैपिटल बड़ी होती है ना। सबका अपना ये सबसे ट्रस्टेड और एरिया होता है। क्यों? क्योंकि ये मार्केट सेंट्रलाइज्ड होती हैं, इनको कंट्रोल कर सकते हैं बाय बैंक्स, बाय सेंट्रल बैंक्स। सेंट्रलाइज होने का ये फायदा है कि यहाँ पर ट्रस्ट रहता है कि हाँ वैल्यू कभी जीरो तो नहीं होगी, और वैल्यू कभी गिरती गिरती नहीं जाएगी। ये उस टाइम पे था जब लोगों को पता ही नहीं है। 2010 में 12 में कौन जानता था MT5 के बारे में? कभी सुना है तुमने? कौन जानता था? तब तो बाइनरी ऑप्शन भी नहीं होते थे, बाइनरी ऑप्शन भी तो अभी आए हैं। तो बेसिकली उसमें तो, क्योंकि जब लोगों को जानकारी ही नहीं है तो जो बेचना शुरू कर देंगे बड़े बड़े डेस्क पे बैठे हुए, जो सिर्फ बड़े बड़े लोग ही कर पाते थे उस वक्त, तो वही कर पाएंगे डिजिटल गोल्ड्स में ट्रेडिंग। इसलिए वो फिर बाद में रिसेशन हमें देखने को मिलेगा। ये कोई ये आसान मूव नहीं है, ये आप इसको हल्के में मत लो। ये हर बार स्ट्रेंथ बढ़ती ही जा रही है इसकी। ये देखो पहले इतना नहीं होता था, ये देखो कितना सा मूव आता था, क्योंकि जितने कम लोग उतना कम वॉल्यूम। आगे जाके ये बढ़ेगा ही मूव, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है
लोग और बढ़ेंगे। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूं, तो कुछ लोग गोल्ड के बारे में जानते भी नहीं, तो वो भी इंटरेस्ट करेंगे। एक एक रुपया मिला भी देंगे तो 100 करोड़ जनसंख्या का 100 करोड़ वॉल्यूम आ जाता है। ऑब्वियसली बात है, मार्केट में वो, और ये सिर्फ गोल्ड के साथ नहीं है, ये उन्हीं सब के साथ है जिनको पॉपुलर किया जा रहा है। बिटकॉइन को पॉपुलर किया जा रहा है। ऐसा क्यों होता है कि एकदम से बिटकॉइन की न्यूज़ आने लग जाती है? जैसे वो गिरना शुरू करता है, जैसे ही वो उठना शुरू करता है, फिर उसकी न्यूज़ आने लग जाती है जब वो गिरने वाला होता है। क्योंकि ये सब पीछे से प्रेस आगे रिलीज किया जाता है कि भाई ये न्यूज़ फैलाओ हर जगह पे। जैसे गाना या फिर कोई भी कुंभ के मेले वाली चीज़ें वायरल हो जाती है ना, तो वैसे इन चीज़ों को करा जाता है कि हाँ भाई नीचे गिर गई मार्केट वायरल, और फिर वॉल्यूम तो बहुत अच्छे वाला आता है इसके अंदर। तो रिसेशन बहुत कम होता है, लेकिन बेसिकली ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। अभी इंडियन मार्केट में रिसेशन चल रहा है ना, डाउन ट्रेंड चल रहा है ना, कितने टाइम तक चलेगा? कितने टाइम तक चलेगा? कब तक? फाइनेंशियल ईयर के एंड तक। और फाइनेंशियल ईयर का एंड क्या है? 15 दिन बाद ही है। फिर देखो वॉल्यूम कैसे आता है भगा हुआ। तो कुछ चीज न्यूज से रिलेटेड भी होती है, और कुछ चीज आपकी वैल्यू बेस्ड भी होती है। अगर आप सेम प्रॉपर्टी का चार्ट देखोगे, तो जब तक किसी देश में वॉर नहीं होता उसका इंडेक्स मार्केट नहीं गिरने वाला। ये दिमाग से निकाल लो। सबके मन में आता है ना, या फिर किसी उसका गोल्ड की मार्केट नहीं गिरती अब तक किसी देश में वॉर नहीं हो रहा, मल्टीपल वॉर नहीं हो रहे। ठीक है, वॉर सबसे बड़ी, वॉर से बड़ा न्यूज कुछ नहीं होता। समझ में आया? इंडेक्स तो कभी भी नहीं गिरते, इंडेक्स को भूल जाओ, वो होता है, वो 100% कभी नहीं गिरने वाले। ये सेंट्रलाइज मार्केट की सबसे अच्छी कहानी है। ये सेम आपको इसमें दिखेगा, ये सेम आपको हर किसी में दिखेगा। अब मैं इसको लेके चलता हूं आपको, थोड़ा सा चार्ट में चलते हैं। एक्स पी टी, सॉरी XAG USD, ये हमारा सिल्वर स्पॉट है, या फिर आप डायरेक्ट इसको देख सकते हैं लाइक दिस। इसमें तो ग्रोथ ही ग्रोथ, मार्केट फिर जीरो वैल्यू नहीं दिखेगी आपको बेसिकली। इसमें तो बहुत ही बढ़िया ग्रोथ है। XPT USD, जितना ज्यादा आप रेयर मेटल्स में जाओगे उनके अंदर वॉल्यूम उतना ही कम होता चला जाएगा। उनके अंदर जो वॉल्यूम है वो उतना ही कम, देखो जितना आदम रेयर मेटल्स में जाए, क्योंकि कुछ तो लिस्टेड भी कम होते हैं और कुछ के अंदर हम लोग करते भी नहीं, तो उनके अंदर ऑलरेडी वॉल्यूम कम होता है। अब जैसे USD INR है, कौन करता है उसके अंदर ट्रेड? कभी सुना किसी को करते? USD INR उसमें वॉल्यूम कम रहता है, तो वो ऑलरेडी एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, जो कि इंक्रीजिंग में। यानी कि कल को मैं USD खरीद लूं $1 लाख और उसको 1 महीने बाद बेच दूं, तो मैं ऑलरेडी उसमें कुछ ना कुछ बन ही जाएगा, क्योंकि वो हमेशा बढ़ती रहती है। कुछ होती है जैसे ये, क्योंकि वॉल्यूम नहीं है तो फिर कहाँ से होगा? कौन करता? कभी सुना किसी को XPT में बेसिकली ट्रेड करते हुए? कभी देखा है आपने किसी को? किसी स्कैमर का भी आप PNL नहीं देखोगे XPT में। तो कुछ करेंसीज ऐसी होती हैं, लेकिन वैल्यूएबल सब है, वैल्यू किसी की भी जीरो नहीं होने वाली, सबकी वैल्यू रहेगी, ऐसा नहीं हो सकता वैल्यू ना। वही तो स्कैमर के उसमें आपने नहीं देखा हो कि हाँ वो फेक PNL दिखा रहा, तो XPT फिर बाय 10 का लॉट आगे $10,000 का प्रॉफिट, XPT बाय 10 का लॉट $30,000 का प्रॉफिट, ऐसा नहीं दिखने। हाँ XAUUSD दिख सकता है, गोल्ड जरूर दिख सकता है आपको बेसिकली, लेकिन वो नहीं दिखे। अब जैसे आप किसी भी इंडेक्स मार्केट की बात करो, US 30 की मैं बात करता हूँ, डाउ जोन्स, व्हाट इज दिस? ऑलवेज इंक्रीजिंग। ये डाउ जोन्स का इंडस्ट्रियल इंडेक्स है, ऑलवेज इन। ये यहाँ का है, इसका तो ग्राफ देख के आपको लग रहा है इसकी तो स्पीड ही बहुत हाईएस्ट है। तो अब अगर सप्लाई आई है तो डिमांड के बाद सप्लाई भी आएगी, तो ओरिजिनली जीरो नहीं हो सकती वैल्यू, जीरो को छोड़ दो। हमारे यहाँ जब 22,000 से, सॉरी 25,000 से 22,000 आ जाती है, यानी कि कितने पॉइंट्स गिर गई? 25,000 से 22,000, 3,000 पॉइंट गिर गई, तो हल्ला मचा रखा है।
एक बार जरा आपने बिटकॉइन की हालत देखना जरा, एक वैल्यू करेंसी की 75,000 तक गई थी और फिर वैल्यू 15,000 आ गई। अरे कोई नहीं, दोबारा खरीद लेंगे, फिर गई है ऊपर और अब फिर गिर गई। डेली 3-4 हज़ार पॉइंट तो हिल ही रही है, लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड है ना, जा रही है कहीं भी जाने दो, जीरो भी हो जाएगी तो क्या फर्क पड़ रहा है, हमने ठेका थोड़ी ले रखा है इसको कंट्रोल करने का। तो बेसिकली ऐसा नहीं है, इसमें आप देख सकते हो इसकी वैल्यू बिल्कुल जीरो ही कह सकते हो, उसके हिसाब से आगे मैं 90% से ज़्यादा, अगर इसके अंदर कुछ 75 रुपये अगर मेरे इसके अंदर है तो 15,000 पे आ गए, 15 रुपये पे आ गए, तो ये तो रिस्की लगता है क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड है, इसको कंट्रोल नहीं कर। डिसेंट्रलाइज में सेंट्रलाइज में बस एक चीज़ का फ़र्क है, मैं आपको दिखाता हूँ। पता है किस चीज़ का फ़र्क है? इसे ज़रा 1 मंथ से 15 डेज पे करते हैं, 15 डेज पे कर दिया थोड़ा सा। अब डिसेंट्रलाइज में और सेंट्रलाइज में क्या फ़र्क है, मैं आपको एक इसी का सेंट्रलाइज वर्जन दिखाता हूँ, इसी चार्ट का सेंट्रलाइज वर्जन कैसे होगा। ये रहा इस चार्ट का सेंट्रलाइज वर्जन, ये कंट्रोल होता है, लिक्विडिटी पे कंट्रोल किया जाता है। अब समझ में आया इसमें और उसमें इंडेक्स में क्या फ़र्क है? क्योंकि वो कंट्रोल कर लेते हैं, वो पूरी वैल्यू नहीं गिनने देंगे। कौन? सेंट्रलाइज्ड लोग। सेंट्रलाइज इसलिए, इसलिए हर गवर्नमेंट, हर सरकार चाहती है कि भाई पूरा कैपिटल किसी का भी ना जाए अगर उन्होंने अपनी पूरी कमाई लगा रखी है। लेकिन नहीं, हम तो लोगों को उलझाते हैं। समझ में आया कुछ? यहां तक समझ में आया सभी को दोनों में क्या डिफरेंस है? अब अगर कोई सामने से बोल रहा है, प्रिटेंड कर रहा है नॉट फॉर एजुकेशन पर्पस, पर आप हाँ SIP यूज करिए नॉट फॉर एजुकेशन पर्पस, लेकिन आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करिए नॉट फॉर एजुकेशन पर्पस, आप प्रूडेंशियल फंड्स FD PF यूज करिए, और फिर कहते हैं जी हर हर इंडियन मार्केट तो मैनिपुलेटेड है। इसीलिए है क्योंकि बचाया जाता है लोगों का पैसा, जाए ना पूरी तरीके से। लेकिन नहीं, हमें तो क्योंकि टाइम फ्रेम छोटा है ना, उन्हें तो 5 मिनट के या 2 मिनट के 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे ऑप्शन में सीधे हीरो जीरो करनी है, तो फिर उसमें गलती SIB को क्यों दे रहे हो यार तुम, या फिर गलती जो है सेंट्रलाइज्ड लोगों को क्यों दे रहे हो गलती तो वो ऑप्शन वाले की है ना। कौन मना कर रहा है? लो तुम इंडेक्स को लो, मैं ले लूंगा यार, 2023 में यहाँ पर लिया हुआ है इंडेक्स। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज मार्केट। ये जो चीज़ है, ये जो आपके सामने जो ये चीज़ है ना, ये इसको बचाने में हेल्प करती है, आपकी सप्लाई को आधा करने में हेल्प करती है सेंट्रलाइज मार्केट। वो नहीं चाहती कि आपका आधा भी पैसा चला जाए, इससे बचाया जाता है। तो मैनिपुलेटेड इंडियन मार्केट नहीं है, मैनिपुलेटेड स्टॉक मार्केट नहीं है, मैनिपुलेटेड मीम मार्केट है, मीम कॉइन है, क्रिप्टो मार्केट्स है, P2P मार्केट है, वो मैनिपुलेटेड मार्केट है, उनसे लोगों को बचना चाहिए अगर देखा जाए तो। हाँ, अगर नॉलेज सही है तो लोअर टाइम फ्रेम पे तो कर सकते हैं, नहीं है तो भाई कहीं भी चले जाओ, हर जगह तुम्हें नुकसान ही दिखे। मेरे हिसाब से अगर सरकार के पास, गवर्नमेंट के पास या बैंक्स के पास, सेंट्रल बैंक के पास इस पे कंट्रोल होता तो शायद हमें आज बिटकॉइन का प्राइस और भी ज़्यादा हाई देखने को मिल सकता था, क्योंकि वो बेसिकली इसको कंट्रोल करते अच्छे से, और एक वेल ऑर्गेनाइज्ड, ऑथोराइज्ड, सेंट्रलाइज्ड और मे बी बहुत अच्छी तरीके से रजिस्टर्ड पूरा एनवायरनमेंट रहता, और शायद इसको और अच्छे तरीके से मूव हमें देखने को मिल सकता जैसे कि इंडेक्स के साथ है। समझ में आया? नहीं, सोच थोड़ी सी छोटी है कुछ लोगों की, बट ज़्यादातर लोगों में लगता है कि समझ में आ गया। सो ये था आपका आज का मेटल मूव
बेसिकली, और इंडेक्स भी आप इसमें साथ के साथ कह सकते हो। ये बस मुझे आपको समझाना था कि इसमें और इनमें क्या फ़र्क होता है। बेसिकली ऐसा क्या है कि ये क्यों नहीं, इसके साथ भी सेम है। ये भी चाहता तो नहीं, यहाँ आ सकता था $200 पे, क्यों नहीं आया? फिर ये 1200 पे आके क्यों अटक गया? 1800 से 1200 आया। मज़ा आया? मज़ा आया सभी को? यो।